नमस्कार मित्रों, मैं हरीश प्रसाद यादव एक केंद्रीय विद्यालय से रिटायर्ड शिक्षक हूँ। आप सभी ने अपनी केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वैकेंसीज थी उसका परीक्षा दिया, परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके अनुसार आप लोग साक्षात्कार की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा इस संदर्भ में मैं अपने विचार आप लोगों को दूं और हो सके तो कुछ आप लोगों को लाभ मिल सके। तो पहला काम यह होगा कि आप जब कमरे में प्रवेश करेंगे तो अनुशासन से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे कपड़े में आप प्रवेश करें और अंदर जा कर के इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप सबको नमस्ते करें और आपको बैठने कहा जाएगा, बैठ जाए। तो शुरुआत होती है, बोर्ड कहता है कि आप अपना परिचय दें। तो मेरी आप लोगों को यही सलाह है कि आप अपनी शैक्षिक योग्यता, आपने क्या किया है उसका परिचय दें, आपकी हॉबीज़ क्या हैं इसको बतावें और क्या आपकी रुचियां हैं इसको बतावें। इसमें आप ध्यान रखें कि आप वही बातें कहें जिनके संबंधित आप प्रश्नों को उत्तर दे सकें। तो इसका ध्यान रखिएगा। आपका परिचय हो गया। अब जो संभावित प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। पूछा जा सकता है कि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में आए हैं, बताइए इसकी स्थापना कब हुई। तो आप कहेंगे इसकी स्थापना हुई 15 दिसंबर 1963 को। फिर होगा कि गवर्न होता है CBSE से और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फिर इसके बाद प्रश्न ये हो सकता है कि बताएं कि पूरे भारत में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं। तो आप कहेंगे पूरे भारत में 1248 विद्यालय हैं और पूरे स्टूडेंट्स जो हैं 14,25,215 हैं। भारत में 1248 विद्यालय हैं और बाहर विदेशों में तीन विद्यालय हैं। यहाँ पर कुल रीजनल ऑफिसेस जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो 25 हैं और 5 जीट हैं। जीट का मतलब जहाँ पर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है कि कैसे उन्हें पढ़ाना है विभिन्न क्षेत्रों में। हर केंद्रीय विद्यालय संगठन के रीजनल ऑफिसेज में डिप्टी कमिश्नर वहाँ का हेड होता है, उसके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर होता है और असिस्टेंट कमिश्नर जो है कई अपने कार्यालयी मेंबरों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा उसको सहायता दी जाती है। करीब करीब कई जिलों में ये क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अच्छा ये बताइए आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्यों आए? क्योंकि आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन आपके घर से दूर आपकी पोस्टिंग करेगा। जो आपको भारत के किसी हिस्से में जाना होता है तो आप क्यों आए हैं? तो आप उत्तर दे सकते हैं कि यहाँ का ढांचा जो है मुझे पसंद है, यहाँ का जो एकेडमिक सेंस है केंद्रीय विद्यालय संगठन का और संगठनों से अच्छा है और मुझे सर होम सिकनेस नहीं है, मुझे जहाँ भी कहा जाएगा मैं जा सकता हूँ। ये आपके कुछ प्रश्न होंगे और उत्तर आप इस तरह से दे सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा ठीक है, आप नई शिक्षा नीति के बारे में जानते हैं, कब कैसे लागू हुई, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं और भारत सरकार इसको लागू कराने में क्या क्या प्रयास कर रही है, आपको इसको बताना होगा। तो आप बताएंगे कि नई शिक्षा नीति यानी EP जिसे कहते हैं 2020 में आई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्यों लाई गई थी, इसका लक्ष्य है कि 2040 तक एक कुशल शिक्षा प्रणाली बनाना जिसमें सभी शिक्षार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान रूप से पहुंचना होता है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं शिक्षा और सीखने पर ध्यान केंद्रित करना
और भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। अब ये होगा कि इसको हेड कौन है, इस शिक्षा नीति जो 2020 की बनी, इसका मुखिया कौन था, किसके अंडर में हुआ। इसके मुखिया थे इसरो के भूतपूर्व वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन। अब इसका मुख्य बिंदु क्या क्या है, कुछ संक्षेप में पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य 2020 तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% तक करना है। सभी उच्च संस्थानों का उद्देश्य बहुविषयक संस्थान बनाना होगा, जिनमें प्रत्येक में 3000 से अधिक छात्र होंगे। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। एकीकृत बीएड का डिग्री का मतलब क्या है कि जैसे आपको जो रीजनल कॉलेजेस होते हैं उसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ 1 वर्ष का और बीएड कोर्स कराया जाता है, इस तरह से एकीकृत डिग्री होगी। अच्छा, अब प्राथमिक कक्षाओं में क्या है कि कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए मातृभाषा हिंदी होगी। मातृभाषा उनकी अपनी मातृभाषा होगी, हिंदी नहीं, जो भी मातृभाषा होगी वो होगी। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के बीच बड़ा अलगाव नहीं होगा। जैसे आजकल क्या होता है कि आर्ट्स का अलग स्ट्रीम है, कॉमर्स का अलग स्ट्रीम है, साइंस का अलग स्ट्रीम है। इसमें बच्चा अगर साइंस पढ़ रहा है, अगर उसकी रुचि है तो आर्ट्स के भी कोई सब्जेक्ट को चुन सकता है, तो इसमें अब अलगाव नहीं होगा। पाठ्यक्रम क्या होगा, 5+3+3+4, 5+3+3+4। और कुछ बिंदु और क्या हैं, 2025 तक पूर्व माध्यमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयु को सार्वभौमिक बनाना। आगे कुछ और बिंदु है, 3, 5, 8 में राज्य जनगणना परीक्षा शामिल है। और उच्च शिक्षा में क्या क्या मुख्य चीज़ें इसमें हैं, उच्च शिक्षा में है विषयों के ढील के साथ शिक्षा के प्रति एक समग्र और बहुआयामी दृष्टिकोण। अब यहाँ भी वही बात है। अब वहाँ जैसे साइंस साइड है तो साइंस वाला लड़का आर्ट्स नहीं पढ़ता था, अब क्या है कि आप साइंस के साथ अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, साइंस के साथ दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो ये उच्च शिक्षा में विषयों के साथ ढील देना है। यूजी में 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 साल के बाद जो है उसको डिग्री कोर्स दिया जाएगा। और एक त्रिभाषा सूत्र है। त्रिभाषा सूत्र क्या है कि जैसे मान लीजिए हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी अंग्रेजी के साथ एक दक्षिण भारत की कोई भाषा उसमें चलाना होगा, और हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी उनकी मातृभाषा के साथ अंग्रेजी और मातृभाषा के साथ हिंदी भाषा को लागू करना होगा। ये रही उसका उद्देश्य। तो बोर्ड पूछेगा, चलिए ठीक है, कुछ निपुण के बारे में बताइए। निपुण क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेशन, आप इसको बताएंगे। फिर पूछेंगे एफलन के बारे में आप जानते हैं, तो एफलन के बारे में बताइएगा कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो कहे इसके बारे में बताइए आप, ये है क्या। तो एफलन ये है कि बच्चों को इतना सक्षम बना देना कि वे पढ़ सकें, पढ़कर समझ सकें, उसको लिख सकें तथा उनमें से संख्या ज्ञान, गणितीय सोच, गणितीय समस्याओं को तार्किक से समाधान करना प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। यही है एफलन का उद्देश्य। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे मैं अन्य विषयों पर चर्चा करूंगा जो आपको साक्षात्कार में सहयोगी हो सकती है। धन्यवाद। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।